एवरीवन। तो पिछले क्लासेस में आप लोगों ने सारकोमा के ही बारे में कॉजेस समझा, एक फ्लो चार्ट के द्वारा मैंने आप लोगों को समझाया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स हैं कि क्या क्या ऐसे कारण हो सकते हैं, वो तो कारण आपने पिछली क्लास में देखा ही होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या क्या ऐसे लक्षण है जो उस पर्टिकुलर पेशेंट में देखने को मिल सकता है। तो बारी बारी से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो लिखा है इन अर्ली स्टेजेस कुछ सार्कोमास के लक्षण तो नोटिसेबल ही नहीं होते हैं, बट कुछ सार्कोमास में क्या है, एक पेनलेस लम्प अपेयर होता है, यानी कि मांस का मैंने आप लोगों को बताया था अनियंत्रित तरीके से क्या हो रही है, सेल्स की ग्रोथ हो रही हैं। आगे चल के एक मांस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो कुछ पेशेंट में ये जो उभराव है, जो एक उभार है वो देखने को मिलता है, बट पेनफुल नहीं होता है। बट वहीं कुछ अदर पेशेंट्स में वो कंप्लेन भी करते हैं कि जो उभार है, जो मांस का कलेक्शन है, वो पेनफुल भी होता है। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं। आफ्टर दैट आगे चले तो कुछ लोगों में ये जो लंप क्रिएट हुआ है वो हर्ट कर सकता है, बट कुछ पेशेंट्स में किसी भी प्रकार का हर्ट नहीं करता है। उसी तरीके से नेक्स्ट है एक्सट्रीम पेन, यानी कि कुछ पेशेंट्स में इस लेवल पे बहुत ज़्यादा पेन का उन्हें सामना भी करना पड़ता है सार्कोमास की ही कंडीशन में। आफ्टर दैट ट्रबल, ऑब्वियसली अब आप सभी को पता है अगर अपर लिम्ब में है या फिर लोअर लिम्ब में है, हमेशा हमें अपने अपर लिम्स लोअर लिम्स की मूवमेंट करनी होती है। चाहे एडीएल की एक्टिविटीज़ में से कोई भी एक्टिविटी हम परफॉर्म करें तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। आफ्टर दैट कुछ फर्दर जो साइन एंड सिम्टम्स हैं, जैसे कि पेशेंट को थोड़ा सा साथ में वेट लॉस हो सकता है। ऑब्वियसली कोई भी कंडीशन होती है तो आगे चल के वेट लॉस जैसे दिक्कतें, भूख कम लगना, लिथार्जी, पेशेंट फटीग फील कर रहा है, ये सारी चीज़ें होंगी। और बैक पेन भी कुछ पेशेंट्स में देखने को मिल सकता है। इन साइन एंड सिम्टम्स को आप बेहतर तरीके से समझते हुए अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो बात करते हैं क्या ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि कॉजेस तो आपने देखा, ठीक है, बट कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसको जाने अनजाने अगर हमारे रूटीन में या हमारे प्रोफेशन में कहीं ना कहीं उसकी प्रेजेंस है तो वो आगे चल के क्या कर सकता है, हमें हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। यहाँ पे रिस्क फैक्टर्स में जैसे कि मानिए एक्सपोजर किया जा रहा है, कोई ऐसे केमिकल्स हैं जिनका एक्सपोजर बार बार हो रहा है, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा वुड प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जिस प्रकार आर्सेनिक है या फिर क्लोरोफेनॉल है, तो उस कंडीशन में जो भी व्यक्ति उसके कांटेक्ट में बार बार आ रहा है या जो व्यक्ति इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है उनके लिए काफ़ी रिस्क फैक्टर है, चांसेस हैं कि आगे चल के ऐसी कंडीशंस देखी जा सकती है। आफ्टर दैट बात करें अगर प्लास्टिक के बारे में, ये मेजर इशू है। आप लोगों ने भी कभी ना कभी सुना होगा साइलेंटली हम जो ये प्लास्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये साइलेंटली कहीं ना कहीं हमें उस पर्टिकुलर कंडीशन तक लेके जा सकते हैं जो एक समय के बाद हमारे शरीर के लिए काफ़ी घातक सिद्ध हो सकता है। जैसे कि मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, वेजिटेबल्स को कट करने के लिए आजकल मार्केट में बहुत सारे जो वेजिटेबल बोर्ड्स आते हैं जिस पे वेजिटेबल्स को कट किया जाता है, तो वो प्लास्टिक्स के फॉर्म में आ रहे हैं, काफ़ी सस्ते होते हैं। तो लोग सोचते हैं कि चलो चीप है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं, ले लो, आफ्टर दैट इस्तेमाल करो। बट उस पर भी जब चाकू पड़ता है छोटे, मैं बात कर रही हूँ माइक्रो लेवल की, तो वो भी कहीं ना कहीं कट के उस फूड के साथ या उस फ्रूट के साथ इनडायरेक्टली हमारी बॉडी में इंटर कर रहा है, जो आगे के लिए काफ़ी घातक सिद्ध हो सकता है। तो इसी प्रकार बहुत सारे प्लास्टिक लेवल पे चीज़ों का इस्तेमाल होता है, पैक्ड फूड हैं, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं घातक सिद्ध हो सकती हैं। उसके बाद बात करते हैं रेडिएशन। अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर हम रेडिएशन के कांटेक्ट में आ रहे हैं, चाहे हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट हो, वहाँ पे भी रेडिएशन के कांटेक्ट में हमारे बहुत सारे स्टाफ्स ऐसे आ जाते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वैसे बहुत सारे प्रिकॉशंस का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ से भी कहीं ना कहीं चांसेस हो सकते हैं फर्दर सार्कोमास के ग्रोथ होने के। ठीक है, इसके बाद है लिम्फेडिमा, यानी कि अब लिम्फ में अडीमा, एक प्रकार की सूजन हो जाना। अब समय के साथ साथ जैसे ही ये सूजन क्या है आगे बढ़ती जाएगी, प्रॉपर क्योर नहीं किया जा रहा है, पेशेंट ओबेज है,
क्या पता लोअर लिम्स में क्या है, अच्छी खासी सूजन थी, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। सो अगर लॉन्ग टर्म तक वो स्वेलिंग बनी रह रही है, वेदर इट इज़ अपर लिम और अ लोअर लिम, डजेंट मैटर, सो आगे चल के ये कंडीशन भी कहीं ना कहीं सार्कोमा तक पहुंचा सकती है। फिर बात करते हैं जेनेटिकल कंडीशन। अब जेनेटिकल कंडीशन यानी कि कहीं ना कहीं कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो आगे चल के इस पर्टिकुलर कंडीशन तक लेके जा सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे यहाँ पे कंडीशंस, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, या फिर उसके साथ साथ सिकल सेल एनीमियास हो गए, या फिर हीमोफीलिया हो गए। ये कुछ फर्दर कंडीशंस हैं जो क्या कर सकते हैं, रिस्क फैक्टर यहाँ पे बन के आगे पेशेंट्स में जनरेट होने के चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो कुल मिला के अगर हम एक छोटा सा कंक्लूजन निकालें तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या हुआ, सेल का विभाजन हुआ, वो भी अनियंत्रित तरीके से, इनरेगुलेटेड वे में, ठीक है। तो नियंत्रण खो गया यानी कि बढ़ना वो शुरू किया, अनियंत्रित तरीके से वृद्धि हुई, आगे चल के वो ट्यूमर का फॉर्मेशन किया यानी कि मास लाइक स्ट्रक्चर बना। अब आप सभी को पता है या तो वो बेनाइन होगा या फिर वो मैलिग्नेंट होगा, और मैलिग्नेंट की ही यहाँ चर्चा हो रही है यानी कि कैंसर हो जाता है। अब स्वस्थ ऊतक धीरे धीरे प्रभाव डालना शुरू करेंगे और एक फेज उनका आता है, लाइक अगर उनको सही समय पे ट्रीटमेंट नहीं मिला, मेटास्टेसिस, यानी कि पर्टिकुलर जो प्राइमरी लोकेशन है वहाँ से सेकेंडरी लोकेशन पे ट्रांसफ़र होना। ठीक, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम निदान और उपचार के बारे में समझेंगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।